नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। हमारा जो संविधान बना, उस संविधान के बनने से पहले किस किस तरह की घटनाएं घटी, उसके आधार पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। हमारा ये प्रयास है कि हमारे इस प्रयास से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले भाई को, बहनों को अगर बिंदु मात्र भी लाभ पहुंचता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो चलिए, अब समय बर्बाद न करते हुए आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो उस पुणे समझौता का मेन प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो हमारा सही उत्तर है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलिए, हमारा अगला प्रश्न, वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? वह कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? पहले भारत पे कंपनी के रूप में शासन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद शासन को ब्रिटिश का जो एम्पायर है यानी कि ब्रिटिश राज में मिलाया गया। तो वह कौन सा अधिनियम था? ए, भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, और डी है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, इस अधिनियम के तहत भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? पहला है चार्टर एक्ट 1833, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो हमारा सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब भारत आया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी, 1771 ईस्वी, 1785 ईस्वी और 1793 ईस्वी। तो हमारा सही उत्तर है 1773 ईस्वी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला?
भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही उत्तर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के पास हो जाने के बाद गवर्नर जनरल को उसकी समिति जो निर्णय लेता था उसको अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया। हमारा अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784, 1901, 1819 और 1857। तो इसका सही उत्तर है 1784, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताइए आप लोग, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए है पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना और डी पूर्ण स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ए मार्ले मिंटो सुधार या मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली। हमारा अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? तो इसका सही उत्तर है 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909 मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था और डी प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सही उत्तर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था, क्या था? पहले राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही उत्तर है प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 का
1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और डी है लॉर्ड एमरी। इसका सही उत्तर है लॉर्ड एमरी। 1946 का जो कैबिनेट मिशन बना उनमें 3 मंत्री थे। तीनों मंत्री थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीनों थे और लॉर्ड एमरी उसमें इनका सदस्य नहीं था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इस बीच का जो पीरियड है उसमें इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए. भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक इसका शासन चलाया गया। और अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए. डुरंड योजना, बी. मिंटो मार्ली योजना, सी. माउंटबेटन योजना और डी. वेवेल योजना। वेवेल योजना। तो इसका सही उत्तर है माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया? 1930, 1934, 1945 या 1947? तो इसका सही उत्तर है 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए. भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खाली स्थान द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1935। यानी कि यहाँ पे 1935 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए
भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए 1892 का भारत परिषद अधिनियम, बी 1853 का चार्टर अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम और डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ये सही है हमारा। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद भारत में सचिव का पद किसके द्वारा भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 में सचिव पद का निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909 इसमें पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को और डी प्रांतीय राज्यपाल को। तो इसका सही उत्तर है गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी चार्टर एक्ट 1813। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है उसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, खाली स्थान
यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसमें 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो इसका खाली स्थान में होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनैतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ए 1818, 1792, 1802 और डी है 1784। तो इसका सही उत्तर होगा 1784। तो यहाँ पे हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनैतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो हम लोग आज का जानकारी यहीं ख़त्म करते हैं और हम आगे आप लोगों के लिए और ढेर सारी नई जानकारियाँ लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।